ट्रेसिंग इंडिजिनस पीपल्स। ये वाला चैप्टर हम लोग ऑलरेडी एज अ समरी अलॉन्ग विद अलॉन्ग विद नोट्स हम कर चुके हैं, और अब हम लोग कर रहे हैं इसको विद NCERT। डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होगा, तो शायद 2 पार्ट्स में हो, राइट। अब सबसे पहले जो हम लोगों के दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिजीनस, और आपने देखा होगा यहाँ लिखा हुआ पीपल्स। एक्चुअली पीपल्स मीन्स व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्लूरल, नॉर्मली हम लोग रनिंग इंग्लिश में पीपल बोलते हैं, बट इट इज डिफाइनिंग टू एन एंटायर ट्राइब। तो जो ओरिजिनली किसी एरिया के रहने वाले, लाइक हम लोग कहते हैं इंडियंस आर आर्यंस, मतलब हमारा जो इंडिजिनस अगर हम अपना कहें तो हम कहते हैं हम आर्यंस हैं। तो दिस चैप्टर टेल्स यू अबाउट सम ऑफ द नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। हम इस वाले चैप्टर के अंदर 2 मेजर आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा थीम 8 है दैट डिस्क्राइब्स स्पेनिश, पोर्चुगीज, उन लोगों ने साउथ अमेरिका को कैसे कॉलोनाइज किया था। तो फ्रॉम द 18th century मोर एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ अफ्रीका, Australia and New Zealand came to be settled by immigrants from Europe। उस दिन जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने आपको एक बात बताई थी, इफ यू सी द कॉमन थिंग दैट इज ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका और some of the parts of specifically Britain, English is the common language, and this is the reason. This led to many of the native peoples being pushed into other areas. The European settlements were called colonies. आपके जो पेपर के अंदर ये जितने भी words written होते हैं within the quotes, they can be there. So when the European inhabitants of the colonies became independent of the European mother country, these colonies became states or countries. मतलब वो अपनी जो country है like France, ब्रिटेन, जब वो लोग वहां से निकल कर इन जगहों पर आकर सेटल हो गए, दे बिकेम देयर स्टेट्स और कंट्री। इन इंडिया वॉज ऑल्सो कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटिश, दैट वी नो। बट हाँ, हम इंडियंस में से इंडिजिनस जो कुछ इंडियंस थे, स्पेसिफिकली इन तमिलनाडु, इफ यू रिमेंबर, इन दैट वॉज देयर, अ स्मॉल पार्ट वॉज देयर इन आवर 10th standard, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में था। तो सम ऑफ द पीपल फ्रॉम parts of UP, parts of Tamil Nadu, they all had to settle down in other countries, like हमारे यहाँ से जो चले गए थे तमिलियंस चले गए थे टू श्रीलंका। तो जो श्रीलंकन तमिलियंस वहां पर अभी है, they were the indigenous people of India. Some of the people settled in Malaysia, some of them settled in Canada, West Indies specifically. In the 19th and 20th centuries, people from Asian countries also migrated. वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज में वो लोग सबसे ज्यादा रहे हैं। लाइक इफ यू सी मलेशिया के अंदर आप जाओगे ना, तो यू विल फाइंड अ रीजन कॉल्ड एज स्मॉल लिटिल इंडिया, मतलब उसको लिटिल इंडिया बोला जाता है। और वहां पर जो मैक्सिमम पीपल हैं, दे आर द इंडिजिनस पीपल फ्रॉम इंडिया, दोज हु सेटल डाउन इन मलेशिया। Similarly, you will find people in West Indies. Today, these Europeans and Asians form the majority in these countries. And the number of native inhabitants are very small. They are hardly seen in town, and people have forgotten that they once occupied much of the country. मतलब अब जो migrants हैं, immigrants हैं, वो ज़्यादा हैं, और जो original थे शायद हम जानते भी नहीं हैं। And that the names of many rivers, towns are derived from native name. For example, Ohio, Mississippi, Seattle in US, Saskatchewan in Canada, Wollongong and Parramatta. ये जो है they are the name of tribes जिनके name पर ये rivers भी आपके हैं। So how it came up? In the
middle of 20th century, American and Australian history used to describe how Europeans discovered the America and Australia. Columbus हम कहते हैं, it was Columbus who mistakenly did it. They hardly mentioned the native peoples except to suggest that they were hostile to Europeans. मतलब उन्होंने नेटिव पीपल के बारे में अपनी बुक में कुछ नहीं लिखा है, हाँ यूरोपियन की थोड़ी बहुत जो बुराई है वो जरूर किया है. These people were, however, studied by anthropologists in America from 1840. Much later, from 1960, the native people were encouraged to write their own histories or dictate them. This is called oral history. मतलब बहुत लेट ही उन बेचारों को अपने एरिया में अपने बारे में लिखने के लिए, अपने बारे में बोलने का भी चांस मिला था. So today it is possible to read historical work and fiction written by native people. आपको उस दिन मैंने जो जिद कला सा है उसके बारे में बताया था. आप 12th में पढ़ोगे, when you go to 12th standard you will study that. जिद कला सा का भी कुछ ऐसा ही है. मतलब she was not exactly belonging to that place, लेकिन उसको वहां पे फोर्सिबली उन लोगों के साथ में किस तरीके से they were forced to work, forced to dress up, forced to eat सिखाया जाता था. So you can read those re-accounts by the native people. Visitors to museum in these country will see galleries of native art, special museums which show the aboriginal मतलब जो exactly वहीं पर, मतलब it is synonymous to indigenous. The new National Museum of the American Indian in US has been curated by American Indian themselves. Curated मतलब ये उन्होंने बनाया. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं How did the European imperialize America? हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ा था that 13 colonies of US was colonized by Britain, which was बाद में फ्रांस ने उसको जो है अलग किया था. द अमेरिकन एम्पायर्स और स्पेनिश और पोर्चुगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इन क्लास 10th. हम लोगों ने पढ़ा था जो स्पेनिश थे दे हैड गॉन, मतलब वो तो इनफैक्ट दे हैड इन्वेडेड इन यूएस बिकॉज ऑफ अ डिजीज. जब वो वहां पर गए थे तो चिकन पॉक्स, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स हुआ था. यूएस पीपल डिड नॉट हैव, द अमेरिकन डिड नॉट हैव द रेसिस्टेंस और बहुत सारे जो कम्युनिटीज थे दे वैनिश्ड. ये हम पढ़ चुके हैं. So they did not expand after 17th century. From that time, other countries, France, Holland and England began to extend their trading activity and to establish colonies. अमेरिका के अंदर आपके जो स्पेसिफिकली इन साउथ अमेरिका they had many colonies जहाँ पर वो कॉफी प्लांटेशन वगैरह रखते थे. In America, Africa, Asia, Ireland was also virtually a colony of England. यहाँ पर आयरलैंड के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि आयरलैंड नाउ इज पार्ट ऑफ इंग्लैंड. अगर हम ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, यूके बोलते हैं, तो उसके अंदर आपका जो है इंग्लैंड, आयरलैंड एंड आपके जो स्कॉटलैंड है ये माना जाता है. तो एक टाइम आयरलैंड जो है वो इट वॉज ओनली अ कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड. वो तो आयरलैंड के जो लोग थे दे वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ इंग्लिश, दैट इज वाई वो इंग्लैंड का पार्ट बन गया था. From the 18th century, it became obvious that while it was a prospect of profit which drove people to establish colonies, there was significant variation in the nature of control established. मतलब फ्रांस ने, हॉलैंड ने, सबने एस्टैब्लिश किया था, लेकिन उनके कंट्रोल करने का तरीका अलग अलग था, लेकिन करते वो सिर्फ यही था. लाइक इफ यू सी, अगर आप इस तरफ जाओ तो जावा, इंडोनेशिया वगैरह जो है दे वर ऑल्सो कॉलोनाइज्ड बाय द फ्रेंच. और उनका जो मेन पर्पस था वो तो वहां पर राइस फील्ड था. इंडिया भी उसी तरीके से था, कॉटन और ट्रेड के लिए ही वो अंदर आए थे, इंडिया के अंदर आए थे. यू नो, ईस्ट इंडिया कंपनी केम फॉर द बिजनेस पर्पस, बट लेटर ऑन उनका पॉलिटिकल पावर भी हो गया एंड इट वाज थ्रू दैट कि ब्रिटेन जो है इट कॉलोनाइज्ड इंडिया. In South Asia, trading companies like East India Company made themselves into political power, defeated local rulers and annexed their territories. They retained the older, well-developed administrative system, collected taxes. Later, they built railways to make trade easier.
excavated mines and established big plantation. ये हम ऑलरेडी अपने 9th-10th में सोशल साइंस में पढ़ चुके हैं. इन अफ्रीका यूरोपियंस ट्रेडेड ऑन द कोस्ट. अफ्रीका का तो एक अलग ही मतलब की स्टोरी है, क्योंकि अफ्रीका के अलग अलग जो एरियाज थे दे वर कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट यूरोपियंस except in South Africa, and only in late 19 did they venture into the interior. मतलब पहले तो अगर हम अफ्रीका के मैप को देखते हैं तो सिर्फ जो आपका जो कोस्टल एरिया था उसी में वो लोग थे, बट बाद में वो इंटरनल भी उन लोगों ने जो है कॉलोनाइज करना शुरू किया था. After this, some of the European countries reached an agreement to divide Africa as colonies for themselves. ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साउथ अफ्रीका की स्टोरी ही कुछ अफ्रीका की स्टोरी ही अलग है. वहां पर अगर आप डिफरेंट एरियाज को देखोगे ना, ऑल ऑफ देम वर कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज, और ये हमारे 10th में था. द वर्ड सेटलर, मतलब जो वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं सेटलर, it is used for the Dutch in South Africa, the British in Ireland, New Zealand and Australia, and Europeans in America. The official language in these colonies was English, except in Canada where French is also an official language. अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा French is also. यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप कनाडा जाते हो, इंडिया के अंदर तो कनाडा जाना एक बहुत बड़ा सपना होता है. मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट टू सेटल इन कनाडा और यूएस. तो कनाडा के अंदर क्या है कि मान लो अगर मैं कहूँ कि दिस इज द मैप ऑफ कनाडा, ये तो मैं एक रफ मैप बना रही हूँ, इट्स नॉट टू द पॉइंट और समथिंग. मतलब वहां पर क्या है कि एरिया आपका जो है डिवाइडेड है. मतलब कुछ एरियाज आपके फ्रेंच स्पीकिंग है तो कुछ एरिया आपके इंग्लिश स्पीकिंग है. अब मान लो आपको नौकरी मिल रही है, अगर आपको नौकरी यहां मिलती है इस तरफ में, तो देन यू नीड टू पास आइल्स, मतलब वहां जो इंग्लिश का जो एग्जाम है ट्यूफल और आइल्स. और अगर आप यहां पर फ्रेंच के वाले में जगह में आपको नौकरी मिल रही है तो देन यू हैव टू पास द फ्रेंच एग्जाम. तो अभी भी वहां पर जो है ये टेरिटरीज है, और आप मानो या ना मानो एक मतलब बिल्डिंग के ये वाला पोर्शन इधर आपका फ्रेंच में आता है, इधर आपका इंग्लिश में आता है. सो इट इज वेरी, जब कोई कनाडा जाता है तो दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर कि वो कौन से वाले रीजन में जाते हैं. सो दीज आर द नेम्स गिवन बाय यूरोपियंस टू कंट्रीज ऑफ न्यू वर्ल्ड. अमेरिका, अमेरिगो वेस्पुकी. कनाडा फ्रॉम कनाटा, जो विलेज का मतलब था. ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ग्रेट सदर्न ओशन, ऑस्ट्रल मतलब साउथ. ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रल मतलब साउथ और वहां का. न्यूजीलैंड, दैट इज तस्मान ऑफ होलैंड ने दिया था, हु वाज फर्स्ट टू साइट दीज आइलैंड्स. तो जी इज फॉर सी, तो जी लैंड, सी लैंड, ये ऑलरेडी इट इज देयर इन द नोट्स ऑल्सो. तो लेट अस कम टू नॉर्थ अमेरिका. इफ ऑन द ग्लोबल वर्ल्ड अगर हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका इज ऑलवेज कंसिडर्ड बिट लैगिंग बिहाइंड नॉर्थ अमेरिका. हम वो जो मूवीज में देखते हैं या फिर अमेरिका अमेरिका बोलते हैं, इट एक्चुअली इज नॉर्थ अमेरिका विच इज मच मोर डेवलप्ड. मच मोर क्या, द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो जो नॉर्थ अमेरिका है, ऑन द मैप इफ यू सी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ब्राजील, आपका कनाडा आपका आता है. तो द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एक्सटेंड्स फ्रॉम आर्कटिक सर्कल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फ्रॉम पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन. पैसिफिक आपका एक्सटेंड होता है लेफ्ट साइड में ऑन द मैप, एंड अटलांटिक आपका राइट में आता है. और बीच में आपके माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है आपका, डेजर्ट ऑफ एरिजोना, नेवादा ये है. देन ग्रेट प्लेन, ग्रेट लैंड, मिसिसिपी, ओहियो, अपालेशियन माउंटेन्स. देन मेक्सिको ऊपर की तरफ है आपका. 40% ऑफ कनाडा इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट. ऑयल, गैस, मिनरल रिसोर्सेज. अभी भी कनाडा बहुत ही स्कैंटी बोलते हैं, मतलब तब भी वो लोग कहते हैं वहां बहुत पॉपुलेशन है. Today, wheat, corn, fruit are grown extensively and fishing is a major industry in Canada. Mining industry and extensive agriculture have been developed only in last 200 years, and that too by the Europe, Africa and China. But there were people
who had been living in North America for thousands of years before Europeans learned of its existence. और उन्हीं को हम बोलते हैं the natives या फिर the indigenous people of that area. राइट ये आपका एक छोटा सा बॉक्स है. ये बॉक्सेस वाले क्वेश्चन आप 1 मार्कर में एक्सपेक्ट कर सकते हो. The earliest inhabitants of North America came from Asia over 30,000 years ago on a land bridge called Bering Straits and during the last ice age. अभी आप ages पढ़ोगे, ice age, dark age जो हम बोलते हैं, that is when it is said the continents were covered with ice. The oldest artifact फाउंड इन अमेरिका इज अराउंड 11,000 ईयर्स अगो. मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि 11,000 साल पहले से ही वहां पर लोग रहते थे. एंड द पॉपुलेशन स्टार्टेड टू इंक्रीज अबाउट 5,000 ईयर्स व्हेन द क्लाइमेट बिकेम मोर स्टेबल. दीज पीपल, ये हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिनको हम इंडिजीनस या नेटिव पीपल कहेंगे, जो वहीं के ओरिजिनेटेड हैं. दीज पीपल्स लिव्ड इन बैंड्स, मतलब साथ में, कबीले में, इन विलेजेस अलोंग रिवर वैली. रिवर हमेशा ही हर एक जगह पर, वेदर इट इज इंडिया और इट इज नाइल रिवर और एनीवेयर, इट इज द मेन सोर्स ऑफ पीपल बिकॉज वहां पर दे कुड डू द एग्रीकल्चर. They ate fish, meat, cultivated vegetables and maize. They often went on long journey in search of meat, chiefly that of bison, the wild buffalo that roamed the grasslands. When this became easier from 17th, when the natives started to ride horses which they bought from Spanish settlers, but they only killed as many animals as they needed for food. मतलब ज्यादा एनिमल्स को वो मारते नहीं थे, लेकिन उन एनिमल्स को जरूर मारते थे जो उनको खाने के लिए चाहिए था. उस वक्त में बेसिकली उनका बफेलो वाज वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फूड. They did not attempt extensive agriculture and since they did not produce a surplus, they did not develop. अब सरप्लस का यहाँ पर क्या मतलब होता है? देखो, जब हम बिजनेस बोलते हैं तो बिजनेस का मेन पर्पस कहाँ से स्टार्ट होता है? जब आपके पास एक्स्ट्रा है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था बिजनेस. अगर हम बोलते हैं ट्रेड, हम बोलते हैं ट्रेड, तो ट्रेड स्टार्ट हुआ था विद द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? आपके पास सोना है, मेरे पास में डायमंड है, तो हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली. आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल है. बट लेटर ऑन द ट्रेड सिस्टम स्टार्टेड, और ट्रेड सिस्टम था जब आपके पास सरप्लस हुआ और आपने उसको जो है मार्केट में बेचने की. तो शुरू में दे डिड नॉट हैव द सरप्लस, सो दे, इसीलिए उनको ना तो किंगडम ना एम्पायर्स, कुछ भी जरूरत नहीं थी. वो लोग ट्राइबल थे, और ट्राइबल आपके जो मतलब कबीला होता था, कबीला का जो सरदार होता था वो कंट्रोल करता था. There were some instances of quarrels between tribes over territory, but by and large control of land was not an issue. They were content with the food and shelter they got from the land without feeling any need to own it. पहले वो own नहीं करते थे. And one of the important feature was that making formal alliances, friendship, exchanging gift, goods were obtained not by buying but as gift, as a loving gift, as a barter system. ऐसा था. न्यूमरस लैंग्वेजेस वर स्पोकन इन नॉर्थ अमेरिका. ये वाले जो है ना, आपको उनके जो कल्चरल है उस पर राइटर शॉर्ट नोट में आएगा, तो वो आपको बताना है उनकी लाइफ के बारे में. दे वर नॉट रिटर्न डाउन. रिटर्न कल्चर हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था. They believed that time moved in cycle and each tribe had accounts about their origin, their earlier history, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में गया था. जो उनके skills थे वो भी, they could read the land, they could understand the climate, different landscape. मतलब इस तरीके का उनका था. in the way literate people, हम लोग कैसे literates हैं? we read. उन लोगों ने जो है सीखा था from the nature. So this is how the natives of America lived. अगर आप देखो, the names of native tribes are often given to things. For example, Dakota, अगर आपको याद हो, हमारे इंग्लिश में था जो आपका ब्लैक एरोप्लेन था, उसमें था डकोटा. Then Cherokee is a jeep. Pontiac, car. Mohawk, a haircut. ये natives के ही नेम है. And this is how they were mentioned.
हमने स्टोन टैबलेट्स पढ़े हैं दैट द हॉपिस जो थे वो अब कैलिफोर्निया में है, मतलब कैलिफोर्निया के पास है. अगेन कैलिफोर्निया राइट नाउ इज अ वेरी डेवलप्ड एरिया. They had that the first brothers and sisters that would come back to them would come as turtle across the land. They would be human being, but they would come as turtle. So when the time came close, the Hopis were at a special village to welcome the turtles. They looked out across the desert and they saw the Spanish conquistadors coming covered in armor like turtle across the land. So this was them. So they went out to Spanish man and they extended their hand hoping for handshake. But स्पैनिश ने उन पर जो है हमला कर दिया. सो इन अनदर वे दिस इज हाउ देयर ट्रेडिशन या फिर उनके होप्स, उनके एस्पिरेशंस थी. तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट अमेरिका जिसको हम नॉर्थ अमेरिका बोल रहे हैं, वहां पर जो लोग रहते थे दे लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ. ट्रेड बिजनेस दीज वर नॉट देयर कप ऑफ टी. वो ये सब चीजों पे नहीं थे. बस जो चीजें होती थी वो एक्सचेंज करते थे. दे वर सेल्फ सेटिस्फाइड. दे डिड नॉट रिक्वायर एनी एम्पायर, एनी किंगडम. वो अपने अपने ट्राइब में रहते थे और उनका अपना ट्राइब के कोई ना कोई होता था जो उसको कंट्रोल करता था. बाय 17th century the European traders who reached the north coast of North America after a difficult 2-month voyage were relieved to find native people friendly and welcoming. स्पेनिश का तो आपका था साउथ अमेरिका, जहां मैंने आपको बताया था ड्यू टू स्मॉल पॉक्स दे हैड इजी कंट्रोल. लेकिन यहां पर नॉर्थ अमेरिका जब ये लोग पहुंचे तो जो नेटिव पीपल थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे. Unlike the Spanish in South America who were overcome by the abundance of gold in the country, these adventurers came to trade in fish and fur, and in which they got the willing help of native who were expert at hunting. मतलब जब वो ट्रेड के लिए आए, जैसे हमारे यहाँ पर भी आए थे थ्रू द आपका जो गुजरात का कोस्ट है, थ्रू मुंबई बॉम्बे महाराष्ट्र वगैरह से, इसी तरीके से उन लोगों ने हमारे पर भी जो है अपना कॉलोनाइजेशन किया था. तो ये वहां पर गए थे फिश और फर के लिए, और वहां पर जो नेटिव्स थे उन लोगों ने इनको हेल्प किया. हंटिंग उनको आती थी तो उन्होंने आसानी से उनको किया. Further south along the Mississippi River, the French found the natives held regular gathering to exchange handicraft unique to a tribe of food item not available in other regions. In exchange for local product, the European gave them native blanket, iron vessel, जो वो लोग यूज करते थे. मतलब एक तरफ से यू कैन से देयर वाज अ सिस्टम ऑफ बार्टर सिस्टम. जो वो लोग पॉट देते थे उसको वो यूज करते थे फॉर बोज एंड एरोज टू किल एनिमल, अल्कोहल. दिस लास्ट आइटम वाज समथिंग द नेटिव्स हैड नॉट नोन अर्लियर एंड दे बिकेम एडिक्टेड टू इट, दैट इज अल्कोहल. और इस वजह से उनके एडिक्शन की वजह से, मतलब टोबैको, एंड इसकी वजह से जो है वो यूरोपियंस ने उनको डिक्टेट करना शुरू कर दिया. सी हाउ स्मार्ट दे वर. क्यूबेक एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका वो है, इट्स इनफैक्ट इन कनाडा. क्यूबेक आपका जो एक वो जॉन कैबट रीचेज न्यू फाउंडलैंड, जैकस कार्टर ट्रेवल्स डाउन सेंट लॉरेंस रिवर, एंड फ्रेंच फाउंड द कॉलोनी ऑफ क्यूबेक. और अमेरिगो डे वेस्पुकी ट्रेवल्स पब्लिश्ड. ब्रिटिश फाउंड द कॉलोनी ऑफ वर्जीनिया एंड दे फाउंड प्लाईमाउथ, दैट इज अब मैसाचुसेट्स बोलते हैं. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द यूरोपियंस. पहले तो वो गए थे बिल्कुल सीधा साधा, आप कह सकते हो सीधा साधा सा भोला भाला सा, उनको जो है उनके साथ ट्रेड करने. लेकिन जब उनको अल्कोहल की लत पड़ गई तो इन लोगों ने उनके साथ जो है ट्रेड को डिक्टेट करना शुरू किया और एक तरफ से उन पर अपना जो है दे स्टार्टेड हैविंग देयर कंट्रोल. इन द 18th century the Europeans defined civilized people in terms of literacy and organized religion, urbanism. According to all the Europeans या फिर जितने भी हमारे colonizers थे ना, उनका मानना था कि जिन जगहों पे उन लोगों ने colonize किया था ना, वो सब जो है they were all uncivilized. Like Indians को भी वो लोग कहते थे they are uncivilized, they are primitive. उनको हम बोलते थे उनके लिए वो थे primitive. To them, the natives of America appeared uncivilized. To some, like French philosopher Jean-Jacques Rousseau, some people were to be admired as they were untouched by the corruption of civilization.
मतलब जीन रूशे का मानना है कि वो लोग अनसिविलाइज नहीं थे, दे वर अनटच्ड बाय द प्रोफेशनलिज्म। जो अगर मैं कहूँ आज की डे में हम अपने आप को इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने सीधे साधे लोग होते थे ना, उनको चालाकी नहीं आती थी। आज मॉडर्नाइजेशन में वी नो हाउ टू ओवर पावर अदर्स, मतलब हम कब किसका पत्ता काट कर चले जाते हैं पता ही नहीं लगता है। इस पत्ता काटने को यूरोपियन सिविलाइज्ड कहते थे, लेकिन रूशे का मानना था कि जो लोग सीधे थे दे वर टू बी एडमायर्ड। अ पॉपुलर टर्म वाज अ नोबल सैवेज, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना अपनी बुक में, नोबल सैवेज। इट्स एक्चुअली ऑक्सीमोरन, क्योंकि नोबल का मतलब होता है बहुत सीधे और सैवेज उनका डिस्ट्रॉय करना। Some lines in a poem by William Wordsworth indicate another perspective. Neither he or Rouget had met a Native American, but Wordsworth described them as living amid wild, where fancy has small liberty to graze the affection to. ये एक मतलब poem का line है बेटा. That people living close to nature had only limited powers of imagination and emotion. मतलब उनका मानना था, क्योंकि वो पोएट थे, तो उनका मानना था कि वो लोग जो है दे वर द पीपल हु आर लिविंग अमid वाइल्ड। टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वर गिफ्ट गिवन इन फ्रेंडशिप, बिकॉज दे वर सिंपल, तो उनको तो इतना समझ नहीं था। फॉर द यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच, द फिश एंड फर वर कोमोडिटीज which they would sell for a profit in Europe। वो वहां से लेकर आएंगे, यूरोप में सेल करेंगे, रिच हो जाएंगे। The prices of the goods they sold varied from year to year depending on the supply। लेकिन नेटिव्स को समझ नहीं आता था। They had no sense of market। यहाँ पर मार्केट का मतलब बिजनेस। They were puzzled by the fact European traders sometimes gave them lot of things, sometimes very little। They were also saddened by the greed of the Europeans। In their impatience to get fur, they had slaughtered hundreds of beaver। The natives were very uneasy, fearing animals would take revenge on them। क्योंकि वो नेटिव्स थे, भगवान को मानते थे, पूजा पाठ में विश्वास करते थे, तो उनको लगता था कि अगर वो एनिमल्स को बिना मतलब मारेंगे, क्योंकि वो लोग मारते थे सिर्फ अपने सेल्फ सफिशिएंसी खाने के लिए, they did not kill them for any greed। तो जब उन्होंने देखा कि ये जो यूरोपियंस हैं ये लोग धड़ाधड़ मार रहे, तो उनको लगा कि जो एनिमल्स हैं वो उनसे रिवेंज लेंगे, ये उनका मानना था। फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियंस हु वर ट्रेडर वर दोज हु केम टू सेटल इन अमेरिका। पहले तो थे ट्रेडर्स, फिर दूसरे आए जो वहां रहना चाहते थे, वहीं पर घर बसाना चाहते थे। फ्रॉम द 17th century there were groups of Europeans who were being persecuted because they were of a different set of Christianity। Protestants living in predominantly Catholic country or Catholics in country where Protestant was official religion। Many of them left Europe and went to America to begin a new life। Specifically in Ireland, the Roman Catholics had faced lots of problem। As long as there was vacant land, this was not a problem। But gradually the Europeans moved further inland near native village। They used their iron tool to cut down the forest to lay out farms। पहले तो ये था कि जगह थी, यहाँ पे नहीं है तो दूसरी जगह जाकर वो लोग बस जाते थे। लेकिन जैसे जैसे यूरोपियंस जो हैं दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग, दे स्टार्टेड सेटलिंग, जैसे जैसे वो सेटल होने लगे तो जगहों को काटने लगे वो लोग, फॉरेस्ट को खत्म करने लगे, एग्रीकल्चर को ज़्यादा यूज करने लगे। नेटिव्स एंड यूरोपियंस सॉ डिफरेंट थिंग्स व्हेन दे लुक्ड एट फॉरेस्ट। नेटिव्स के लिए हमेशा ही रहा है, हमारे यहाँ पर हम लोग ट्राइबल्स बोलते हैं, उनके लिए हमेशा ही जो रिवर्स होते हैं या फिर आपके फॉरेस्ट होते हैं, दे आर सेड टू बी द मोड ऑफ गॉड। Europeans imagined the forest cut down and replaced by cornfield। Jefferson's dream was a country populated by Europeans with small farms। The natives who grew crop for their own need, not for sale and profit, and thought it was wrong to own the land। So this is why Jefferson ने उनको uncivilized कहा, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो मैप है, this can be part of your question।
ये ऊपर आप देख सकते हो कनाडा है, और ये जो अलग अलग आपके लिखे हुए मिनीसोटा, देन आपका ओरेगन, नीचे मेक्सिको आपका, टेक्सास आपका डला। टेक्सास अभी भी बहुत ज़्यादा अनपॉपुलेटेड एरिया है, इवन राइट नाउ ऑल्सो। अगर हम अभी भी यूएस जाते हैं ना, तो यू विल फाइंड द राइट साइड में जितने भी हैं, दैट इज न्यूयॉर्क आपका हो गया, ओहियो, न्यू जर्सी, ये वाले जो एरिया है आज भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, मोस्ट बिजनेस हम जिसको बोलते हैं ना, वो यहीं पे जितना भी हम कहते हैं, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, ये सारा। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ जाते हो, लाइक इलिनॉइस, मिशिगन, दे आर लेस पॉपुलेटेड। तो दिस इज द मैप आपका जो है, और ये जो पिंक पर्पल ये है किस तरीके से, जो ऑरेंज है वो यूएस 1783, देन जो ग्रीन कलर है दैट वाज व्हेन फ्रेंच परचेज इट, लाइट ग्रीन जो आपका दिख रहा ऊपर की तरफ ये ग्रेट ब्रिटेन ने रखा था, पर्पल कलर जो है स्पेनिश से उन्होंने खरीदा था। तो ये मतलब कि आज ये पूरा हम उसको नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। नाउ द कंट्रीज दैट आर नोन एज कैनेडा and US came into existence at the end of 18th century. At that time, they occupied only a fraction of land they now cover. Over the next 100 years, they extended their control over more territory to reach their present size. Large areas were acquired by US by purchase. They bought land in south from France, जिसको लुइसियाना बोलते हैं, and from Russia, अलास्का को उन्होंने रशिया से, कुछ एरियाज को उन्होंने लड़ाई से जीता था। सो इट डिड नॉट अकर टू एनीवन दैट द कंसेंट ऑफ नेटिव लिविंग इन दीज एरिया शुड हैव बीन आस्क्ड। मतलब नेटिव से कुछ नहीं पूछा गया था, वहां पर जो ओनर्स थे उनसे उसको खरीद लिया गया था, और नेटिव्स को धीरे धीरे वहां से फोर्स किया गया वापस जाने के लिए। दिस इज द डिफरेंस। लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था, ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन कनाडा एंड यूएस। मतलब कनाडा के फॉर्मेशन में क्या था एंड यूएस के फॉर्मेशन में क्या था। द लैंडस्केप्स ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन 19th century. द यूरोपियंस ट्रीटेड द लैंड डिफरेंटली। नेटिव्स को तो सिर्फ वहां पे रहना था, उनको सिर्फ खाना था, वो किसी चीज को ओन नहीं करते थे। दे डिड नॉट एक्सरसाइज देयर ओनरशिप। लेकिन जो आपके यूरोपियंस थे उनके लिए लैंड वॉज अ मोड ऑफ प्रॉफिट। सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स हु डिड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर एंड देयरफॉर वर ईगर टू ओन लैंड इन अमेरिका। ब्रिटेन और फ्रांस में उनको नहीं मिला तो वो लोग अमेरिका चले गए। लेटर देयर वर वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन, इटाली who had lost their lands to big farmers and wanted farms so they could own, और वहां से वो लोग पहुंच गए यूएस। People from Poland were happy to work in the prairie grasslands which reminded them of steppies of their home and were excited at being able to buy huge property at very low price. They cleared land, developed agriculture, introduced crop which could not be grown in Europe and therefore they could be sold. To protect their huge farm from wild animals, wolves and mountain lions, these were hunted to extinction. मतलब उनको खत्म कर दिया। They felt totally secure only with the invention of barbed wire. जो आपका वायर होता है ना जिसपे हाथ लगाने से करंट लग जाता है, मतलब वो चारों तरफ लगाते थे। हम लोग अपने उसमें लगाते हैं इन द व्हाट यू कॉल एज बॉर्डर एरियाज। The climate of southern region was too hot for Europeans to work outdoor, and experience of South American colonies had shown that natives who had been enslaved had died in large number. Plantation owners therefore bought slaves in Africa. हम लोगों ने ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड पढ़ा था, जिसके अंदर जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे वो यूरोपियंस होते थे, एंड अफ्रीका से वो लोग स्लेव्स को खरीदते थे, उनको शिप में डालकर यहाँ साउथ अफ्रीका में लेकर आते थे एंड यहाँ पर उनको काम करने दिया जाता था। Protests by anti-slavery group led to ban on slave trade, but the Africans who were in US remained slaves as did their children. और आज हम लोग उनको वेस्ट इंडीज, वो जो एरिया है ना कैरिबियन आइलैंड्स, वो वाला एरिया है। That is why if you see them, they have the resemblance to Africans. The northern states of US
where the economy did not depend on plantation, therefore on slavery, argued for ending slavery, which they condemned as an inhuman practice. So there was a war between states that wanted to retain slavery and those who wanted to support abolition. बाद में जिन्होंने सपोर्ट किया अबॉलिश करने के लिए वो हो गई, स्लेवरी अबॉलिश हो गई. एंड दिस वे अफ्रीकन अमेरिकन, ये आपका जो है एक एसएसटी में एक चैप्टर था जो बाद में डिलीट हो गया था. वी कॉल इट एज, मतलब कि वहाँ पर एक मूवमेंट था अफ्रीकन अमेरिकन का, जिन लोगों ने वहाँ पे ब्लैक मूवमेंट स्टार्ट किया था, बिकॉज दे डिड नॉट गेट, एंड दिस वॉज टिल 1968, जिसमें मार्टिन लूथर किंग करके था, उन्होंने स्टार्ट किया था. सो दे वर एबल टू विन दैट बैटल फॉर सिविल लिबर्टी, सेग्रीगेशन बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स इन स्कूल एंड पब्लिक. ये खत्म किया. ये बहुत बाद में हुआ था, बट दैट रेसिज्म एग्जिस्टेड. द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड अ प्रॉब्लम विच वॉज नॉट टू बी सॉल्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, which seemed more urgent than the question of natives. क्यों? क्योंकि Canada had been won by the British after a war with France. The France settler repeatedly demanded autonomous political status, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वहाँ पर एक आपका जो एरिया है वो completely it is the French colony और दूसरा आपका English colony है. And it was only in 1867 the problem was solved by organizing Canada as a confederation of autonomous states, जिसमें आपके जो इनके जो प्रोविंसेस हैं वो कैनेडियन प्रोविंस, आपका फ्रेंच प्रोविंस, इंग्लिश प्रोविंस करके उनको अलग किया गया है. जैसे क्यूबेक आपका है राइट साइड में, वो इंग्लिश प्रोविंस ऐसे करके आता है. द नेटिव पीपल्स दस लॉस्ट देयर लैंड्स, इस तरीके से वो बेचारे उनका लैंड चला गया. In US, as settlement expanded, the natives were induced or forced to move. After signing treaties selling their land, the prices paid were very low, and there were instances when the Americans, matlab, this is a term used to mean the European people of US, cheated them by taking more land and paying less than promised. Even high officials saw nothing wrong, क्योंकि नेटिव थे तो उनको लगता था कि भाई इन लोगों को पैसों की जरूरत क्या है. Like in Georgia is one of the very famous one now. The Cherokee tribe was governed by state law but could not enjoy the right of citizen. मतलब वहाँ के जो लोग थे बेचारों ने इंग्लिश भी लर्न करने की कोशिश की, अमेरिका के तौर तरीके भी सीखे, लेकिन उनको राइट्स ऑफ सिटीजन्स नहीं मिला था. In 1832 an important judgment was announced by US Chief Justice John Marshall. He said Cherokees were a distinct community occupying its own territory in which laws of Georgia had no force. यानी कि उनकी सोवेरेनिटी को उन्होंने थोड़ा फ्रीडम उनको ज्यादा दे दिया. US President Andrew had a reputation for fighting against economic and political privilege, but when it came to the Indians, he was a different purpose. He refused to honor Chief Justice order and ordered the US Army to evict the Cherokees from their land and driving them from that area to desert. और इस तरीके से अराउंड 15,000 पीपल फोर्स टू गो ओवर अ क्वार्टर डाइट, जिसको हम कहते हैं ट्रेल ऑफ टीयर्स. मतलब इस जगह इन एरियाज के पास में उनकी डेथ हो गई. यानी उनको इवन दो जजमेंट दिया गया था कि चेरोकीज को अपने एरिया पर पूरा कंट्रोल है, लेकिन जो यूएस का प्रेसिडेंट था उसने इसको मानने से मना कर दिया एंड दीज ट्राइबल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर एरिया. Those who took the land occupied by tribe justified it by saying that natives did not deserve to occupy land which they did not use to maximum. They went on to और इस तरीके से जो लोगों ने वहां पर even though it was their land but they could not. So this is the first part. So when the Europeans started colonizing, उन्होंने ना उनको मतलब कि they were not guilty. उनको उल्टा लगा कि जो ट्राइबल्स थे वो लोग उसका मैक्सिमम यूज नहीं कर रहे हैं. They were lazy. They did not use their craft skills to produce goods. They were not learning English या ड्रेसिंग करेक्टली मीन्स यूरोपियंस की तरह.
so they deserve to die out, they argue. The prairies were cleared. prairies आपका जो है सबसे बड़ा कहा जाता है बास्केट वहाँ का, जहाँ पे फार्म फॉर फार्मलैंड, एंड वाइल्ड बिसॉन जिसको वो लोग बेचारे अपने खाने के लिए यूज करते थे, दे उनको भी मार दिया. प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद प्रिमिटिव एनिमल, रोट अ विजिटिंग. उन्होंने कहा जब ये मर जाएंगे तो वहां के जो एनिमल मतलब वहां के जो लोग हैं वो भी चले जाएंगे. Meanwhile, the natives were pushed westward, given land elsewhere, मतलब उस तरफ, but often moved again if any mineral need, मतलब अगर वहां पर उनको मिल जाता उनको आगे और धक्का देते, मतलब उनको धीरे 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 खत्म करते हुए, मतलब पहले वो लोग इस तरफ थे, जॉर्जिया न्यूयॉर्क इस तरफ थे, वहां से उनको पुश करके वेस्ट की तरफ लेकर गए. मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम इस मैप को देखते हैं तो ये आपका जो है दिस इज द ईस्टर्न साइड, यहाँ पर बेसिकली थे, उनको पुश करते करते उनको यहाँ पर ऐसे लेके जाते, लेकिन जैसे जैसे उनको कहीं पर गोल्ड मिलता, कुछ और मिलता, तो उनको और पुश करते कि भाई आप लोग यहाँ से भी चले जाओ. दिस इज हाउ दे ट्राई टू मैनिपुलेट देम. Many tribes were forced to share the land originally occupied by one tribe, thus leading to quarrels between them. मतलब एक ट्राइब को दिया गया, बाद में उधर दूसरा ट्राइब भी आके रहने लगा, और इस वजह से क्या हुआ, उनकी आपस में लड़ाई होने लगी. They were locked off in small areas called reservation, which often was land with which they had no earlier connection. उनको ऐसी जगहों पे डालते जहां उनका कोई लेना देना नहीं था. They did not give in without a fight. The US Army crushed a series of rebellions from 1865 to 1890, and in Canada there were armed revolts by Métis, that is the people of native European descent, between 69 and 85. फिर उन्होंने छोड़ा. This is one of the letter that was received from a native leader, Chief Seattle, और इसीलिए वहां का एरिया का नाम भी सियाटल है. बहुत सुंदर है. The president had asked the chief to sign a treaty to give large part of land they lived on to American. The chief said, "How can you buy or sell the sky, the land? The idea is strange. If you do not own the freshness of air, the sparkle of water, how can you buy it? Every part of the earth is sacred to my people." जैसे हमारे यहाँ पर sacred groves है ना, वैसे उन लोगों ने मना किया. लेकिन so when the great chief in Washington sends word he wishes to buy, he asks much of us. The great chief sends word that he will reserve us a place so that we can live comfortably. He will be our father and we will be his children. So we will consider your offer to buy our land, but it will not be easy, for this land is sacred to us. मतलब इस तरीके से उनका जो है मतलब कि जो उनका एक हम कह सकते हैं जो पहचान थी उसको, दिस इज ओनली अ पोर्शन दे हैव मेंशन, कि कैसे नेटिव्स को परेशानियां हुई थी. द गोल्ड रश एंड ग्रोथ, ये आपका अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अभी इससे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे यूरोपियंस आए फिश और फर के लिए थे. प्लीज ये याद रखना, वन मार्क का क्वेश्चन रहेगा. वो आए तो इसी के लिए थे, बट जैसे जैसे उनको और चीजें मिलती जा रही थी जिसको वो बेच सकते थे, लाइक पोलैंड के लोगों को जब पता लगा कि वहां अमेरिका में जमीन खाली है तो उन्होंने वहां राइस कल्टीवेशन किया. राइस वॉज न्यू टू देम, और इस तरीके से उन्होंने उसे यूरोपियन मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाना शुरू किया. देन व्हेन दे केम टू नो अबाउट द मिनरल्स लाइक लीड एंड ऑल, तो उन्होंने ट्राइब्स को और पुश किया. There was always the hope that there was gold in North America. वैसे तो गोल्ड हमारा सबसे ज्यादा रहा है साउथ अफ्रीका में. There was gold in North America. In 1840, traces of gold were found in US in California, and this led to the gold rush when thousands of eager Europeans hurried to America in hoping making a quick fortune. And this led to the building of railway line across the continent, for which thousands of Chinese workers were recruited. The US railway was completed by 1870 and that of Canada by 1885. The old nation creep on at a snail's pace, said Andrew, a poor immigrant from Scotland who became one of the first millionaire industrialists in US. सोचो, एक मतलब कि गरीब इंसान जो वहां जाके मिलियनर बन गया.
और वो क्यों था? बिकॉज द ओल्ड नेशंस क्रीप ऑन एट अ स्नेल पेस। मतलब वो लोग, जो उनका मानना था कि जो नेटिव्स थे वो लोग स्नेल की तरह धीरे धीरे चल रहे थे और इन लोगों ने वहां जाकर जो है अपना फॉर्चून बना लिया था। एंड द रिपब्लिक थंडर्स ऑन एट द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस। और जो आपकी ये यूरोपियंस थे उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन की तरह यहाँ पर चलाया। एंड दैट इज वाई यहाँ पर जो है दे कुड इजीली, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन के जो ओरिजिनल नेटिव्स थे दे वर नॉट दैट मच ग्रीडी। वन reason why the industrial revolution happened in England, because it did, was because small peasants were losing their land to big farmers and moving to job in factories. In North America industries developed for very different reason. वहाँ पर तो रेलवेज बनी थी आपकी, तो रेलवे इक्विपमेंट के लिए था, क्योंकि रेलवे बनेगा तभी वो लोग गोल्ड वगैरह को इजीली लेकर जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्री आपके टाउन्स आए, फैक्ट्रीज आई और इस तरीके से यूएस एंड कनाडा में जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। इन 1860 इट हैड एन अनडेवलप्ड इकोनॉमी, बट by 1890 it was a leading industrial power in the world. In fact अगर आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद हो तो it was with the मार्शल, आप उसमें 12th में भी पढ़ोगे, उनका जो एक वो था प्लान था, मार्शल प्लान, जिसके वजह से यूएस ने यूरोपियंस को जो है कर्जा दिया था when the great recession took place in Germany. आप सोच सकते हो within a short span of 100 years how it developed. Large scale agriculture also expanded. The areas were cleared, divided into farm. Bison had almost been exterminated, thus ending the life of hunting. The natives had followed for centuries, क्योंकि वो लोग तो उसी को यूज करते थे, उसको खत्म कर दिया। In 1892 the USA's continental expansion was complete. The area between Pacific and Atlantic Ocean was divided into states. There no longer remained the frontier that had pulled European settlers west for many decades. Within a few years, US was setting up its own colony. ये वही लोग थे, वहां जाकर उन्होंने अपनी कॉलोनी सेट की, like in Hawaii and the Philippines. It became an imperial power. So this is how it started. Now, what were the rights? अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो हमारे बिल ऑफ राइट्स है, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हम लोगों ने लिया था फ्रॉम यूएस। वहाँ यूएस के अंदर सिविल वॉर हुआ था, उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेटल किया था, और जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया था तो उन्होंने बिल ऑफ राइट्स दिया था। So the democratic spirit which had been rallying cry of the settlers in their fight for independence in 1770 came to define the identity of US against the monarchy and aristocracy of the old world. पहले राजा लोग थे, बाद में प्रॉपरली आपका इंडिपेंडेंट आपकी जो है यूएस सेट हुआ। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू देम वॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द इंडिविजुअल राइट टू प्रॉपर्टी which the state could not override. हमारे यहाँ पर right to property was there, but later on it was removed. Both democratic right to vote for representative to Congress and president and the right to property were only for white man. पहले शुरू में Daniel Paul, a Canadian native, pointed that in 2000 that Thomas Paine, the champion of democracy at the time of war for American independence and French Revolution, used the Indian as model of how society might be organized. He used this to argue that the Native Americans, by their example, sowed the seed for long drawn out movement through democracy towards democracy by people of Europe. तब तक they were not democratic, but it was later on how the society was organized and they got certain constitutional rights. और वो कौन कौन से थे? पहला था आपका right to vote and दूसरा क्या था? right to property. But ये किसके लिए था? It was basically for the people who were white, यानी कि जो black Americans थे उनको नहीं दिया जाता था। We will be starting from the we will complete this winds of change and Australia हम लोग start करेंगे अगली क्लास में। Not till, अब ये winds of change मतलब कैसे एक complete change आया, कैसे नेटिव से यूएस का जो नया
एक विंड है वो आया. Not till the 1920 did things began to improve for native people of US and Canada. The problem of Indian administration, a survey directed by social scientist Lewis and published in 28, only a few years before US was swept by a major economic depression that affected all its people, painted a grim picture of terribly poor health and education facility. तब पता अमेरिका ने क्या किया था, उन लोगों ने जो है एक सिस्टम किया था, इंडस्ट्री सेटअप की थी. वहां पर जो फोर्ड मोटर्स था, उन लोगों ने वो असेंबलिंग वाला जो सिस्टम था उसको सेट किया था. उन लोगों ने उस वक्त में ना एक कंज्यूमरिज्म को स्टार्ट किया था. कंज्यूमरिज्म मतलब लोगों को अगर ईएमआई पर सामान मिलता है, सस्ता मिलता है, तो वो खरीदेंगे. जब वो खरीदेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी होगा एंड आपका जो है इनकम भी होगा. तो ये जो है बाद में आया था इन 1900. White Americans felt sympathy for the natives who were being discouraged from full exercise of their culture and simultaneously denied the benefit of citizenship. This led to landmark law in US, the Indian Reorganization Act of 1934, which gave natives in reservations the right to buy land and take loans. In 50s and 60s, the US and Canadian government thought of ending all special provision for natives in hope they would join the mainstream, that is to adopt European culture. But natives did not want. In 54 in Declaration of Indian Rights, यहाँ पर इंडिया हमारे वाला नहीं है, वहाँ पर इंडियाना एक उस हिसाब से है. Prepared by them, a number of native people accepted citizen of US, but on the condition that their reservations, यानी कि जिस जगह पे वो उनको दिया गया था उनको नहीं लिया जाएगा और उनके ट्रेडिशन को जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा. ऐसा ही कनाडा में भी हुआ था. इन 69, ये 68 और 69 में तो आपके वहां पे ब्लैक मूवमेंट चला था, बहुत ही मतलब दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट दैट टुक प्लेस. आपका ओलंपिक गेम चल रहा था और वहां पर जो ब्लैक्स थे उन लोगों ने नेशनल एंथम के दौरान ब्लैक सॉक्स पहनकर जो है यूएस के मतलब कि इनके खिलाफ जो है अपनी आवाज उठाई थी. सो दिस वे 67, 68, 69 आपका जो है धीरे धीरे आपके डेवलपमेंट चेंज हुए. इन 69 द गवर्नमेंट अनाउंस दे वुड नॉट रिकॉग्नाइज aboriginal rights. The natives in a well organized opposition held a series of demonstration and debate. The question could not be resolved till 82 when the Constitution Act accepted the existing aboriginal and treaty rights of native. Many details remain to be worked out. Today it is clear native people of both countries, though reduced so much in number from what they have been in 18th, have been able to assert their rights to own culture, particularly in Canada, to their sacred land, जो शायद उनके ancestors नहीं कर पाए थे. ये आपके जो है some of the वो है Indians under British rule, नेटिव्स इन अमेरिका, अफ्रीकन स्लेव्स इन अमेरिका. मतलब इनको किस तरीके से हमारे इंडियन, ये वाला जो इंडियंस है हमारे लिए यूज है कि हम पर टैक्सेस दी जाती थी. अमेरिका के जो नेटिव्स थे उनको सिटीजनशिप का नहीं दिया जाता था, नॉट इक्वल. ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पर जो है उनको एज प्रिमिटिव देखा जाता था. एंड अफ्रीकन स्लेव्स को अमेरिका में पर्सनल लिबर्टी नहीं दी जाती थी and they were also considered as inferior. ये एक table है बच्चा, this is one of the table which is comparing how the natives of the colonial areas were treated. इन अ नट शेल अगर मैं कहूँ तो हम अगर अमेरिका के ओवरऑल हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है कि जिस यूएस को, जिस अमेरिका को आज हम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड कहते हैं, वो कंट्री जो है कैसे कॉलोनाइज हुआ था. What were the things that led to colonizing? That is, सबसे पहले तो that was only trading.
उसके बाद सेटलिंग, और उसके बाद धीरे धीरे फॉर द गोल्ड रश एंड यूएस एंड कनाडा जो है दे बिकेम पार्ट ऑफ द यूरोपियंस एंड द नेटिव्स लॉस्ट देयर कंट्रोल ऑन, एंड देन विद सर्टेन मूवमेंट्स by 1980s they have got some of the rights जो पहले उनको नहीं मिले थे, right? So with this the first part मतलब कि displacing indigenous people का जो first part है अमेरिका, वो हमारा complete है. In the second part we would be going with Australia, right? This is for today.